APJ अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनेता थे जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी। अर्ली लाइफ। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के तीर्थस्थल रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां असियम्मा एक गृहिणी थी और उनके पिता जैनुलब्दीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम और नाव के मालिक थे। वे अपने परिवार में सबसे छोटे थे और उनके 4 बड़े भाई और एक बहन थी। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, फिर भी सभी बच्चों का पालन पोषण प्रेम और करुणा के वातावरण में हुआ। परिवार की आय में मदद करने के लिए कलाम को अपने शुरुआती वर्षों में अखबार बेचने पड़ते थे। वे स्कूल के दिनों में एक औसत छात्र थे, लेकिन सीखने की गहरी इच्छा और कठोर परिश्रम की आदत थी। उन्हें गणित बहुत पसंद था और वे घंटों तक उस विषय का अध्ययन करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई श्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से की और फिर 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि भारतीय वायुसेना IAF में केवल 8 स्थान ही उपलब्ध थे और वे 9वें स्थान पर आए। एज अ साइंटिस्ट 1960 में APJ अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस DRDS के सदस्य बनने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यभार संभाला। कलाम ने प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन भी कार्य किया, जब वे इनकोस्पार समिति का हिस्सा थे। 1969 में कलाम का स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हुआ। वहां वे देश के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना प्रमुख बने। जुलाई 1980 में SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जो कलाम के नेतृत्व में हुआ। कलाम कई परियोजनाओं का हिस्सा रहे, जिनमें 1970 के दशक की प्रोजेक्ट डेविल शामिल थी। हालांकि ये परियोजना सफल नहीं रही, लेकिन इसने 1980 में पृथ्वी मिसाइल के विकास की नींव रखी। वे प्रोजेक्ट वैलियंट से भी जुड़े रहे। 1983 में उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व सौंपा गया और वे DRDO के प्रमुख के रूप में वापस लौटे। मई 1998 में उन्होंने भारत द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक संचालित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इन परीक्षणों की सफलता ने कलाम को राष्ट्रीय नायक बना दिया और उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। एक तकनीकी दूरदर्शी के रूप में उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तकनीकी नवाचार, कृषि और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राष्ट्रपति के रूप में 2002 में कलाम को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया और वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। वे भारत के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी कार्यशैली और आम लोगों, विशेष रूप से युवाओं से जुड़ने के तरीके के कारण उन्हें स्नेहपूर्वक जनता का राष्ट्रपति कहा गया। डॉक्टर कलाम के अनुसार उनके कार्यकाल का सबसे कठिन निर्णय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर हस्ताक्षर करना था। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्हें दया याचिकाओं पर निर्णय न लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल 21 दया याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें से उन्होंने केवल एक पर ही कार्रवाई की। 2005 में उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की,
जो एक विवादास्पद निर्णय बन गया। शिक्षाविद के रूप में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के समाप्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर और भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलोंग में विजिटिंग प्रोफेसर बने। उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में सेवा दी। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में कुलपति के रूप में कार्य किया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के मानद फेलो बने और देश के कई अन्य अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों में अतिथि शिक्षक एडजॉन्क्ट के रूप में जुड़े रहे। उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी पढ़ाई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षण कार्य भी किया। भ्रष्टाचार को हराने और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डॉक्टर कलाम ने 2012 में युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नामक एक अभियान की शुरुआत की। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। कलाम को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 में उन्हें अलवर रिसर्च सेंटर द्वारा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें रॉयल सोसाइटी द्वारा किंग्स चार्ल्स द्वितीय पदक से सम्मानित किया गया। अमेरिका के ASME फाउंडेशन ने कलाम को हूवर पदक से सम्मानित किया। उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। संयुक्त राष्ट्र ने कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी। 2003 और 2006 में उन्हें MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर के रूप में। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम ने लगभग 5 दशक तक सार्वजनिक सेवा की, जिसमें राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल भी शामिल था। उनके पास बहुत कम संपत्ति थी। उनके पास कोई संपत्ति, टीवी, फ्रिज, कार ऐसी नहीं था, लेकिन उनके पास लगभग 2500 किताबें, 6 कमीजें, एक जोड़ी जूते, एक कलाई घड़ी, 4 पतलून और 3 सूट थे। उन्होंने किताबों के अलावा कभी किसी से कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश के भीतर या बाहर दिए गए अपने व्याख्यानों के लिए कभी कोई शुल्क नहीं लिया। तकनीक के प्रति उनका प्रेम किसी से छिपा नहीं है और वे मुख्य रूप से रेडियो के माध्यम से सभी नवीनतम घटनाओं पर नजर रखते थे। वे शाकाहारी थे और उन्हें जो भी परोसा जाता था उससे हमेशा खुश रहते थे। वे एक धर्मपरायण व्यक्ति थे और अपनी सुबह की प्रार्थना का विशेष ध्यान रखते थे, जिसे वे कभी नहीं छोड़ते थे। उन्हें कभी भी अपने धर्म का ढोंग करते नहीं देखा गया और न ही वे अपनी साधारण पृष्ठभूमि का बखान करते हुए देखे गए। उन्होंने कभी अपनी वसीयत नहीं लिखी। हालांकि जो कुछ भी पीछे छूट जाता था वो उनके बड़े भाई और पोते पोतियों को दे दिया जाता था। कलाम किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने या लौटने से पहले हमेशा अपने बड़े भाई को फोन करते थे। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन चीनी और फ्रेंच सहित 13 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 2011 में नीला माधव